हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर सेकंड के लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी की। जिन लोगों ने अपना लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना था, तो आज हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है तो मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए और अपना मैच कर लीजिए कि आपके कितने सही हुए हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो एक लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि ये सेट जो है वो ओ है। आप देख सकते हैं आपका जो भी सेट है, तो अगर आपका ओ है तो वो क्वेश्चन का नंबर जो है वो एकदम सीरियल से होगा। अगर आपका कोई और सेट है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिल जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पे गद्यांश का एक पैरा दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानव ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब चलिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ 91 क्वेश्चन कह रहा है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन या अंधेरे युग। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। तो विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताता है। जो विशेषता बता रहा है वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। तो दोस्तों, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ आध्यात्मिक, तो दुनिया कैसी है, आध्यात्मिक है। परिवर्तन कैसा है, रूपात्मक है। युग कैसा है, अंधेरा है। तो यहाँ आध्यात्मिक, रूपात्मक और अंधेरा विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों ही शब्द क्या हो गए, विशेषण हो गए। और वहीं पर दुनिया, परिवर्तन और युग, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर से सुनिए, हमने कहा वह जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। तो यहाँ पे दुनिया की विशेषता बताई जा रहा है कि दुनिया आध्यात्मिक है, परिवर्तन रूपात्मक है और युग अंधेरा है। तो यहाँ आध्यात्मिक, रूपात्मक और अंधेरा ये क्या हो गए, ये तीनों ही विशेषण हो गए। और दुनिया, परिवर्तन और युग, तो ये विशेष कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये तीनों क्या हो गए, विशेष हो गए। लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। मानव की बात करें तो मानव और अस्तित्व, यहाँ पे दोनों ही शब्द संज्ञा है। और मानव कैसा है, ये जातिवाचक संज्ञा आएगा, क्योंकि मानव पूरे जाति का बोध कराने वाला शब्द है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, अब हमें इस पैसेज को पढ़ना है, इसके हिसाब से हमें बताना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, अपनी खूबियों को जान ले, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, अपनी कमियों को जान ले। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ के हिसाब से पहला आंसर सही लग रहा है कि अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है, ऐसा ही इस पैराग्राफ में कहा गया है। तो जो पहला आंसर है वो एकदम सही हो जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक। तो आप देख सकते हैं, तो अगर अध्यात्म शब्द में अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और ये आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो ये आध्यात्मिक हो जाएगा, ना कि आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, या परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा है मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यानी परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और वो हमेशा होते ही रहना है। तो इस हिसाब से चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, परिवर्तन तीव्र गति से नहीं बल्कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, वो तो होते ही रहना है, वो आज भी हो रहा है और कल भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चौथा आंसर एकदम सही होगा। आगे देख लेते हैं। आदिमानव ने डैश के क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। हमें बताना है कि आदिमानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की और किस में नहीं की। तो अगर हम इस पैराग्राफ के हिसाब से देखेंगे, ये वाला अगर सेकंड पैरा देखें तो यहाँ कहा गया है मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की। यानी प्रगति किस में की? भौतिक और मानसिक क्षेत्र में। लेकिन हमें यहाँ पे दो में से खाली एक ही बताना है। आदिमानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की, तो यहाँ पे भौतिक और मानसिक में से कोई एक आ जाएगा, तो मान लीजिए भौतिक मान लेते हैं। तो मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। अब किस में नहीं कर सका, अब ये भी देखना है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कह रहा है हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की। नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आरंभिक प्रगति की थी। जो उस समय के मनुष्य थे वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सका था, जबकि भौतिक और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की थी। तो यहाँ पे भौतिक हो जाएगा, प्रगति की, और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की। तो भौतिक और आध्यात्मिक किस में है? तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है पहला। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, भौतिक और आध्यात्मिक, इसलिए हमारे ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शब्द में एक प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। यानी कि मानव शब्द दिया हुआ है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा सही लगेगा। तो हमें पता है उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। तो हम कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो दोस्तों अगर हम उपसर्ग आ लगा दें, यानी आ लगा दें, तो आमानव हो जाएगा और आमानव सही शब्द है। और प्रत्यय में क्या लगाएं? ई लगा देंगे तो मानवीय हो जाएगा। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी आमानव और मानवीय ये सही शब्द बन पाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय भौतिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, या सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाती हूँ कि क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है सेकंड पैराग्राफ में ही मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी 3 पक्ष की बात कर रहा है। तो कौन कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यानी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या है? मानव के 3 पक्ष हैं। और वहीं यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहा है मानव के कौन से 3 पक्ष है। तो अभी हमने पैराग्राफ में देखा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक की बात किया था। तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े परिवर्तन, पुरस्कृत परिवर्तन, या महत्वपूर्ण परिवर्तन। अगर आप देखेंगे पैराग्राफ में तो क्या कहा गया है? मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक परिवर्तन ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अगर यहाँ बात करेंगे तो इससे यही पता चल रहा है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य? महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक की बात तो किया नहीं है। पुरस्कार के लिए परिवर्तन ऐसा भी नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो गया। बड़े बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात कर रहा है कि आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहेंगे। तो चौथा आंसर बिल्कुल सही है। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रगति
प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो अगर पैराग्राफ में देखेंगे, ये जो सेकेंड वाली लाइन है, उन आदि मानव ने, ये वाली लाइन आप देखिएगा, उन आदि मानव ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। तो यहाँ पे ये लाइन कह रहा है कि उनके पास जो प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था, इसलिए वो क्या थे, कमज़ोर थे। तो ये किसकी बात कर रहा है, आदि मानव की बात कर रहा है, उन आदि मानव ने सुख प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, तो आदि मानव के पास सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कविता की पंक्ति दी गई है, अब हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो दोस्तों ये अगर इसको पढ़ते हैं तो कैसा लग रहा है कि ये देशभक्ति पे पूरी कविता लिखी गई है, और बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस कविता का मुख्य स्वर है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, श्रृंगार है, देशभक्ति है, तमस है या ओज है। इस कविता से कैसी आपको अनुभूति हो रही है, तो ये देशभक्ति की कविता है। तो आपका ये वाला आंसर सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, देशभक्ति। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। अंधकार किसका प्रतीक नहीं है, तो चुनौतियों का, बुराई का, निराशा का। तो ठीक है, अंधकार होता है, चुनौतियाँ आती हैं, बुराई भी आती है, निराशा भी आती है, लेकिन समाधान, अंधकार समाधान का प्रतीक तो है नहीं। तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है, जय पराजय, प्रकाश अंधकार, हार विहार या सत्य असत्य। तो दोस्तों शब्द युग्म क्या होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, जैसे जय पराजय, प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन हार विहार तो ये अपोजिट नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। ये यही अलग है सबसे, बाकी सारे सही हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किस पे दिया गया है, सत्य पे, राह पे, प्रकाश पे या अंधकार पे। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यानी हमेशा सत्य पे फोकस किया गया है, सत्य की विजय होनी चाहिए, इसी की बात की गई है, इसलिए इस कविता में सर्वाधिक बल सत्य पे दिया गया है। तो हमारा पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। तो दोस्तों देखेंगे अगर, तो हर परिस्थिति में विजयी रहना ऐसा तो यहाँ पे कहा नहीं गया है। हर तरह से काम निकालना ये भी गलत हो जाएगा। हर परिस्थिति में कार्यरत रहना या हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। तो यहाँ पर एक लाइन है जो कह रही है, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। इसी से हमें इसका आशय निकालना होगा। तो दोस्तों अगर देखें तो इसका सेकंड आंसर ज़्यादा सही होगा। हर परिस्थिति में कार्यरत रहने की बात कर रहा है, राही उसी का नाम है जो राह में कभी रुका नहीं है। यानी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आपको हमेशा चलते ही रहना है, यानी हर परिस्थिति में आपको कार्यरत रहना है, काम करते ही रहना है, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। तो अगर हमेशा मार्ग पर चलते रहना ठीक है, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, अब वो मार्ग कैसा है, सही है कि गलत है, हर तरह कह रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, तो इसलिए सेकंड वाला आंसर अभी मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहला आंसर सही है, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कट गया शीश पर, ये शीश झुका नहीं। इसका अर्थ ही यही है कि भले आपका शीश कट जाए, लेकिन जो आपका स्वाभिमान है ना, वो हमेशा बने रहना चाहिए। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। पहला कह रहा है, संकेत भाषा ही की व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, या संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन पूछा क्या है, कौन सा सत्य नहीं है। तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, तो दोस्तों यहाँ नहीं होती की बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं है।
कहा गया है कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, बिना व्याकरण की कोई भाषा तो होती नहीं है, कि इसके अनुसार सही नहीं है पूछा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को विभिन्न भिन्न समूहों में कार्य करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। तो ये कैसे शब्द हैं? समूह शब्दावली है या थीम आधारित शब्दावली है? तो दोस्तों इसको हम समूह शब्दावली कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये समूह शब्दावली है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात कर रहा है। व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, या जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, या व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। व्याकरणिक तत्वों के नियम को जानना ही प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी के लिए, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना है अगर किसी को समाचार पत्र के माध्यम से, तो इस पठन को क्या कहेंगे? तो इसे हम बारीकी से पठन कहेंगे। क्या कहेंगे? बारीकी से पठन करना। बारीकी से पठन करेंगे तभी तो हम उसमें से कोई विशिष्ट जानकारी निकाल पाएंगे, है ना। तो ये हमारा सही हो गया। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है इस भाषा में या कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? बहुभाषा शिक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं है, भाषा अर्जन नहीं है, बहुभाषिक नीति नहीं है, तो यहाँ पे बहुभाषा शिक्षण हो जाएगा। क्योंकि जो एक अंग्रेजी की अध्यापक है वो कहानी सुना रही है और वो क्या कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी सुनाए, है ना, समूह में सुनाने कह रही है। यानी कि पहले वो अपनी जो मातृभाषा उसमें कहानी सुनाए, फिर सामान्य भाषा में कहानी सुनानी है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? बहुभाषा शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। या तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों हम पहले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को जान लेते हैं। भाषा अर्जन क्या होती है? जो हम अर्जित करते हैं, जो हम अपने परिवार से बोलना सीखते हैं, इसके बाद हम अपने आस पड़ोस से सीखते हैं और अपने दोस्तों से सीखते हैं, वो भाषा अर्जन कहलाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो हम इमिटेट करके, नकल करके सीख जाते हैं। और अधिगम क्या है? भाषा अधिगम जो हम क्या है अपने स्कूल में सीखते हैं, है ना। औपचारिक रूप से जो सीखी गई भाषा होती है वो भाषा अधिगम कहलाती है। इसका व्याकरण होता है और हम इसे किसी नियम के थ्रू सीखते हैं, वो भाषा अधिगम होती है। ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है। इसको हम घर पे बोलते हैं और हम अपने परिवार से सीखते हैं, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। तो मातृभाषा हमारी भाषा अर्जन हो गई और भाषा अधिगम जो दूसरी भाषा है हम अपने विद्यालय में सीखते हैं, व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं या औपचारिक माध्यम से सीखते हैं। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो आपका है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए क्या कह रहा है, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, उसकी मातृभाषा क्या है? पंजाबी। तो अभी मैंने क्या कहा, जो मातृभाषा होगी वो भाषा अर्जन होती है, क्योंकि वो हम अपने परिवार से सीख लेते हैं। यानी कि भाषा अर्जन में आपका हो जाएगा पंजाबी, क्योंकि वो उसकी क्या है? मातृभाषा है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी क्या है? मातृभाषा है।
विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। अब विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, तो यहाँ पे अंग्रेजी आपका क्या हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी क्या हो गया आपका, भाषा अधिगम हो गया। फिर क्या है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और सीखना पढ़ लिया। तो हमने क्या कहा, भाषा अर्जन हम अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो उसने अपने पड़ोसी से क्या सीखा, तमिल बोलना सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तमिल आपका भाषा अर्जन में आ जाएगी। ठीक है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन है, आई थिंक अब आप बता सकते हैं। तो भाषा अर्जन में हमारे क्या निकल के आया, पंजाबी और तमिल। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 पंक्तियों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहले जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। जब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है तो पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, तो ये वाक्य श्रुतलेख है, पारस्परिक श्रुतलेख है, पारस्परिक लेखन या पारस्परिक श्रवण। क्योंकि यहाँ दो लोग जोड़ी में काम कर रहे हैं इसलिए पारस्परिक हो जाएगा, और एक बोल रही है और दूसरा उसको सुनने के बाद लिख रहा है तो वो श्रुतलेख कहलाता है। ठीक है, तो पारस्परिक श्रुतलेख बिल्कुल सही आंसर होगा, तो हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। संप्रेषण भाषा कौशल है, अंतर्व्यक्तिक भाषा निपुणता है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जिसे हम क्याल्प कहते हैं, या बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल या BICS जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ये BICS कहलाता है, यानी बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, क्योंकि हम इसे दिन प्रतिदिन के लिए जो अपने घरों में बोलते हैं ये सब भाषा को क्या कहते हैं, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। तो हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती हैं और कहती हैं कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, समालोचनात्मक भाषा विकास कर रही है, उच्च स्तरीय भाषा कौशल, या समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, या समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो इसको हम बोलते हैं समालोचनात्मक भाषा विकास, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है, इसके बाद क्या कर रही है, सत्य और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचारों पर चर्चा करने के लिए दे रही है, यानी तो इसको हम बोलते हैं समालोचनात्मक भाषा विकास। ठीक है, तो हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, तो इस विधि को हम पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। तो हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये संरचनात्मक उपागम नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि भी नहीं है, मॉडल पठन नहीं होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा। चौथा आंसर सही है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापक के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाना चाहते हैं, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार लाने की जरूरत है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण को हम क्या कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापक के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है, उन सभी के लिए रिमीडियल टीचिंग होती है। तो यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है, तो अंतर्भाषिक पहचान विद्यार्थी का यह निर्णय कि वह सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो हमने कहा था कि अवरोध ऐसा शब्द जहाँ आ जाए वो निगेटिव होते हैं, और प्रश्न क्या है, पॉजिटिव पूछा है, क्या है की बात कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इन ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थी
कि यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अब यहाँ लक्ष्य भाषा की बात कर रहा है। फिर शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे असमान, लक्ष्य भाषा, अवरोध पैदा करना, ये सब क्या है, निगेटिव शब्द हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार क्या है, सम आश्वासन है, ये बिल्कुल सही है। उसे हम बोलते हैं अंतर्भाषिक पहचान। 118 क्वेश्चन कह रहा है कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो दोस्तों हम उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ऐसी बोली क्योंकि भाषा तो हमारी एक ही है लेकिन उसके मतलब हर क्षेत्र के अनुसार उसकी बोलियां जो है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्षेत्रीय बोली कहते हैं। तो इसमें देख ले क्षेत्रीय बोली किसमें है, सामाजिक बोली, मलयालम के प्रकार नहीं है, दो भिन्न भिन्न अलग भाषाएं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। 119 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। दूसरा ऑप्शन है आनंद के लिए पठन। तो आनंद के लिए पठन तब होता है जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें विस्तृत पठन ही आता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहा है सराहना बोध के लिए पठन और चौथा कह रहा है बहिर्वेशन या एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन। तो दोस्तों नए आंकड़े सृजित करने की एक प्रक्रिया को हम एक्स्ट्रापोलेशन या बहिर्वेशन कहते हैं। तो ये तीनों ही सही है। तो बचता है हमारा सराहना बोध के लिए पठन। क्योंकि कभी भी अगर विस्तृत पठन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी कोई सराहना करे। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा, यही नहीं होना चाहिए। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में। ये जिनका प्रश्न पत्र है उन्होंने पहला लगाया है यहाँ पे। फिर जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको कट किया और ये यहाँ पे आंसर थर्ड वाला आपका सही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में, तो अंग्रेजी भाषा प्रथम में तो रखेंगे नहीं, इसलिए ये भी गलत है। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, ये थोड़ा सही हो सकता था। मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, ये भी सही है। अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, तो देखिए अंग्रेजी भाषा को कभी प्रथम भाषा के रूप में नहीं रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कह रहा है मातृभाषा अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में, ये भी बिल्कुल गलत है। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, अब यहाँ पे इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा, तो हमने कहा है कि जो हमारी मातृभाषा हो सकती है, घर की भाषा या जो क्षेत्र में हमारी बोले जाने वाली भाषा है वो भाषा प्रथम के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा हमारी इंग्लिश होगी और तीसरा भारत की कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। पहला क्यों गलत हो गया अभी भी मैं बता दूं। यहाँ मातृभाषा घर की भाषा ज़रूर बोला है, थर्ड कह रहा है कि हिंदी भाषा प्रथम के रूप में, तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी भाषा, क्योंकि सबकी मातृभाषा यहाँ पे अलग अलग होती है। हमारी हिंदी है मातृभाषा क्योंकि हम अपने घर में हिंदी बोलते हैं, वहीं पे कुछ लोग मराठी बोलते होंगे, कुछ लोग पंजाबी अपने घर में बोलते हैं, तो उनके लिए उनकी मातृभाषा वो हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए जो हमारा थर्ड आंसर है वो एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का प्रश्न सारे सॉल्व हो गए हैं। आप अपना मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।